फिर स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की। में अब बात हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये सुखविंदर सुक्खू की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई और पलटेगी, अब यहां भाजपा की सरकार बनेगी। दावा भाजपा के लोग ऐसा ही कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक डीके शिव कुमार, तमाम लोग जो वहां पर पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह, उन्होंने स्थिति को एक दिन के अंदर ऐसा मैनेज कर लिया और उसके बाद सबको लाइव टीवी पर बैठा करके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और उसमें सुलह सफाई भी हो गई। सुक्खू जी ने कह दिया मेरी भी गलती है, मैंने भी कुछ अनदेखी की होगी। तो ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़ा हैप्पी फैमिली वाला माहौल बना दिया उन्होंने। कैसे किया गया लेकिन ये, और क्या वाकई में ये कोई बीजेपी का ऑपरेशन था जो नहीं चल पाया, जो फेल हो गया? इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य जो हैं, जो मंत्री थे और जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो बड़े इमोशनल भी हो गए, आंसू भी उनके आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी खराब बर्ताव जो है 1 साल के अंदर सुक्खू जी ने किया है। उन्होंने की मुलाकात जो 6 बागी विधायक थे जो कि बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए विधानसभा से, उनसे उन्होंने मुलाकात की है चंडीगढ़ में और आज शाम को वो दिल्ली आ रहे हैं। अब जो प्रतिभा सिंह है, उनकी माताजी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलकर कहा था कि हाँ हमारे लोग नाराज हैं। अब वो ये कह रही हैं कि मैं तो जीवन भर कांग्रेस में रहना चाहती हूं, आज तो हूं, कल रहूंगी नहीं रहूंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी यकीनन कोशिश करेगी कि आपकी लोकप्रियता को मंडी में कैश किया जाए, चुनाव आपको लड़ाया जाए। देखते हैं, हम तो चाहेंगे, हमारा तो सारा जीवन कांग्रेस में बीता, कांग्रेस से ही हम जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार कांग्रेस से हमने शुरुआत की, कांग्रेस की विचारधारा से हम संबंध रखते हैं। अब आज कल की स्थिति में क्या होता है मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। तो प्रतिभा सिंह जी के जो मतलब मन है वो पढ़ने में नहीं आ पा रहा है कि वो किस मनस्थिति में है, वो चाहती क्या है। वो अभी भी कुछ चाह रही हैं कि कुछ बदलाव किया जाए सरकार के अंदर, या वो पूरी तरीके से ऑन बोर्ड आ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये तो जैसे बड़े बुजुर्गों को घर में कोई झगड़ा हो जाए, बड़े बुजुर्गों को बुला करके सुलह सफाई कर ली जाती है, वैसा कुछ कांग्रेस ने कर लिया है। लेकिन दिल से जो है सब एक हो गए हैं क्या? देखिए, अभी भी वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। और प्रतिभा सिंह के आप अलग अलग जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं और उन्होंने बयान दिए हैं उनको देखेंगे तो उन्होंने साफ कहा है कि अब जो सारा दारोमदार है वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उस पर है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोनिया गांधी से भी बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो नेतृत्व है उनसे भी बात की है। तो ऐसे में जो अब गेंद है वो यहाँ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास है, वो क्या करते हैं। देखिए, ये बात साफ है कि वहाँ पे विधायक और ख़ास तौर से जो प्रतिभा सिंह के गुट के विधायक हैं, दोनों गुट बहुत साफ साफ हैं कि सुक्खू का गुट अलग है और प्रतिभा सिंह का गुट अलग है। ये तो कौन से गुट के थे जो 6? ये जो इसमें बहुत सारे प्रतिभा सिंह गुट के विधायक हैं, पर तो एक्शन हो गया। तो ये भी बात है। और शायद इसीलिए जो आप मेंशन कर रहे थे विक्रमादित्य उनसे मिलने गए हैं, तो वो उसी संदर्भ में आप उसको देखें। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व पे अभी भी दबाव रहेगा कि वो वहां पर किस तरह का फैसला करते हैं। अभी फिलहाल ये बात कही गई है कि जब तक लोकसभा चुनाव हैं तब तक कोई भी वहां पर लेकिन ये बड़ा अजीब है राहुल जी कि विक्रमादित्य जो हैं उनको कहलवा दिया गया कि उनके मुंह से भी कि हम मान गए हैं, और वो जाकर के जो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए विधायक उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपने कहा कि चलिए उनके खेमे के भी वो हो सकते हैं, तो उन पर तो कार्रवाई कर दी गई। अब वो विधायक क्या कह रहे होंगे कि भाई अच्छा हमको तो बलि का बकरा बनवा दिया आप लोगों ने और खुद जो है राजी हो गए सब लोगों ने, आपने हैप्पी फैमिली खेल लिया। तो राजनीति में ऐसा बहुत कुछ होता है कि आप जो है आपके जो गुट के लोग होते हैं कई बार उनका सेक्रीफाइस होना पड़ता है, तो वो करते हैं। राजनीति में ये बहुत साफ है। दूसरा ये बात भी आप मान लीजिए कि अभी जो बातचीत चल रही है वो यही चल रही है कि किस तरह से कांग्रेस के भीतर कांग्रेस ने ये साफ किया था कि देखिए अभी बाहर ये जो आपके डिफरेंसेस हैं ये बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, किस तरह का असर जो है जनता पे पड़ेगा, जनता किस तरह से वोट करेगी लोकसभा चुनाव में, वो उस पर अभी तक लोगों के संदेश ये आते हैं कि क्या वहां पर सरकार पे अभी भी कोई खतरा है क्या? अब टल गया, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा? देखिए, अभी फिलहाल जब तक लोकसभा चुनाव है कुछ नहीं होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वहां पे जरूर जो नेतृत्व प्रदेश का है वो चेंज होने की बात है। अब जो ये जो ऑपरेशन लोटस लोग कहते हैं, अब ऐसा भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि अगर ये वाकई ऑपरेशन लोटस था, मतलब कोई बीजेपी का ऑपरेशन था, तो फेल कैसे हो गया? नहीं, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि ये कह कर राहुल गांधी की अकर्मण्यता, नकारेपन को छिपाने की एक और कोशिश करता है। हर जगह जहां कांग्रेस का नेता टूट जाए उसको ऑपरेशन लोटस कह दीजिए। कई बार तो अमित शाह भी टीवी से देख के सोचते होंगे कि अरे ऑपरेशन लोटस हो गया यार, हमको भी नहीं पता चला, हमने तो किसी को फोन ही नहीं किया था। और अगर आप इस वाले घटनाक्रम में देखें तो बहुत साफ था कि पिछले 1 साल से सरकार बनने के बाद जिस तरह की तनातनी, जिस तरह का तनाव प्रतिभा सिंह और सुक्खू के बीच में था वो साफ दिख रहा था। और एक चीज मुझे और लगती है,
कई बार देखिए होता है कि सोनिया जी से बात हो गई, प्रभारी से बात हो गई, उनसे बात हो गई, प्रियंका जी कभी किसी से बात नहीं होती, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट के वक्त वो नजर आ जाती है। और आप देखिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, राहुल जी को याद में आ रहा हो तो कोई बताएं, आज तक किसी राज्य में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बनना ये तो स्वाभाविक होता है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के सरकार चलाई जाए, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। ये तो एलाइज के साथ किया जाता कोई है। ऐसा एलाइज में भी सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होती। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी उन एलाइज के बीच में, यानी पार्टियों के बीच में कोई मुश्किल ना हो उसके लिए होती। 6 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर हिमाचल में बन गई, इसका सीधा सा मतलब है सरकार पर संकट अभी भी है। विक्रमादित्य जिस तरह से 6 लोगों से जो खबरें आई हैं, 6 लोगों से मिलने गए, वो 6 विधायक उच्च न्यायालय चले गए हैं। जाहिर है अब उधर से अभिषेक मनु सिंघवी बेचारे वो हारे हैं, तो वो तो अपनी सब करेंगे जितना कुछ होगा, लोग मतलब जितने तरह की कानूनी दांव पेच होंगे वो कांग्रेस को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह पर जो दबाव है वो उनके बोलने में साफ साफ दिखता है। वो दर्द, वो दबाव कब फूटेगा, बस इसकी प्रतीक्षा है। सरकार बच गई क्योंकि 6 विधायक आपने अयोग्य घोषित कर दिए, नंबर अब बड़ा हो गया, तो अब उनके लिए मुश्किल हो रही हो। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह अभी भी पार्टी से नाराज है। भले ही सुक्कू को कुछ दिन की मोहलत मिल गई है, डीके शिव कुमार ने बैठकर वहां मामले को फिलहाल ठंडा कर दिया है, लेकिन यह तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट होने की तैयारी। और विक्रमादित्य जिस हिसाब से 6 डिस्क्वालिफाइड विधायक से मिलने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 6 विधायकों को तत्काल डिस्क्वालिफाइड कर दिया, इससे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की जो रणनीति रही होगी वो मुझे लगता है वो थोड़ी फेल हो गई है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब 6 विधायक हमारे कम हो गए तो अब हम कैसे पार्टी से विद्रोह कर सके। मुझे लग रहा है वो नई ताकत इकट्ठी कर रहे होंगे। हालांकि कमेटी बना दी है, लेकिन इतना है कि यह सरकार अब बहुत ज्यादा चलने नहीं वाली है, लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के बाद। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लोकसभा सीटों पर भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4 सीटों के ऊपर, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान फिर सार्वजनिक होगी। अभी बोर्ड के आयोगों के चेयरमैन बनाना है, उसमें खींचतान सामने होगी। तो यह तय है कि यह सरकार अब चलेगी नहीं, बस कितने दिन चलती है देखना बाकी है। चलिए हिमाचल की बात, अब जरा बंगाल की बात कर लें। प्रधानमंत्री को बंगाल जाना है, आज रात में भी वहां पर रुकेंगे आज वो। तो प्रधानमंत्री इस वक्त बंगाल जा रहे हैं जब संदेश खाली का मुद्दा इस वक्त केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, सुर्खियों में, हेडलाइन में है। और जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी बैकफुट पर अब साफ दिखाई दे रही है, और ये बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि दबाव उन्होंने महसूस किया, तब जाकर के ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, शाहजहां शेख, जो वहां का जो मुख्य आरोपी है। उसके बाद अब ममता बनर्जी, जो शुरुआत में लग रहा था कि बस धींगा मस्ती में जिस तरीके से होता है कि बुलडोज कर दो किसी खबर को, किसी मुद्दे को, कोशिश तो उन्होंने की लेकिन कर नहीं पाई, गिरफ्तार करना पड़ा। बीजेपी के लिहाज से हम बात करेंगे तो 2 अपडेट मैं आपको दे सकता हूं। संदेश खाली इलाके की बशीरहाट लोकसभा सीट पर अब बीजेपी कोई नया उम्मीदवार देना चाह रही है, क्योंकि अब मुद्दा बड़ा बन गया है, तो वहां से कोई जाना पहचाना चेहरा जो है वो वहां से उतारा जा सकता है। और बर्धमान दुर्गापुर से एसएस आहलूवालिया, ये जो है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हुगली से लॉकेट चैटर्जी को फिर मौका मिलेगा। मेदिनीपुर से दिलीप घोष, बनगांव से शांतनु ठाकुर, कूच बिहार से निश्चित प्रामाणिक, बालूरघाट से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, इनको टिकट मिलना तय है। और इनके अलावा बांकुड़ा सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को फिर से चुनाव लड़वाएगी। और बंगाल में एक और दिलचस्प नाम है, मैं आपको बताता हूं। भोजपुरी गायक हैं पवन सिंह, इनका भी नाम लिया जा रहा है। पवन सिंह को बीजेपी आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़वाने जा रही है। आसनसोल से इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। एक और सीट है, कांथी की सीट है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पिता सांसद थे। वो सीट अब शिशिर अधिकारी छोड़ देंगे, उम्र उनकी काफी हो गई है अब, इसलिए अब वहां से अब कोई बीजेपी की तरफ से और कोई चुनाव लड़ेगा, वरना ये अधिकारी परिवार की ऐसी सीटें जो वहां से अभी भी कभी हारे अधिकारी नहीं। परिवार में रहे, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड भाई भी हैं वैसे तो हाँ, उनके। उनके परिवार में ही किसी को जाएगी, अब किसको जाएगी ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन परिवार में ही रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन मोदी बंगाल में जा रहे हैं संदेश खाली के मुद्दे के बीच। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि इस पर तो सबको जाना चाहिए था। राहुल गांधी को क्यों नहीं जाना चाहिए था? प्रियंका गांधी को क्यों नहीं जाना चाहिए था? हर पार्टी के बड़े नेता को इस वक्त वहां क्यों नहीं होना चाहिए था? लेकिन वो नहीं गए, बोल तो लेते, वो बात भी नहीं कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग अब खबरें खोज रहे हैं, कहीं कोई खबर मिल जाए उससे उसका पैरेलल खींचे, उसको संदेश खाली के बराबरी में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगर इस समय जा रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, इसको बहुत सावधानीवश कह रहा हूं कि देखिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह के कुकर्म की खबरें संदेश खाली से आई हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह की अराजकता शेख शाहजहां वहां संगठित तौर पर चला रहा था, इसको राजनीतिक नहीं देखना चाहिए। लेकिन
कोई भी घटना जब इस तरह से समाज को प्रभावित करती है तो उसका राजनीतिक प्रभाव होता है। और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं कि जो कम्युनिस्टों के लिए नंदीग्राम हुआ वो दूसरे हालात थे, वो संदेश खाली ममता बनर्जी के लिए हो सकता है। प्रधानमंत्री जब वहां कल खड़े एक होंगे, इसी पर, लेकिन उस वक्त हर्षवर्धन जी जब नंदीग्राम हुआ था तो लेफ्ट की सरकार लगभग 2.5 दशक की हो चुकी थी, 3 दशक की। वो एक बैगेज था उनके साथ। ममता बनर्जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, चौथा तीसरा तीसरा है। देखिए, पर मैं मतलब आपको क्या याद- वैसा लोग वैसे उकता गए हैं हो बंगाल के, तब तो मुद्दा देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि उस वक्त शायद उतना मीडिया उस तरह से नहीं था, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया नहीं हुआ था। ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट थे जो वहां इतने अत्याचार की खबरों को छिपा ले जाते थे। आज भी वो वही करते हैं, लेकिन आज शायद मीडिया में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है नेशनल वॉइसेस का, ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आज हर आदमी पत्रकार है, वो सोशल मीडिया पर डाल देता है, रिएक्शन जिस तरह का आता है, वरना ये संदेश खाली तो अभी भी दबा रह जाता। अभी भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लड़ते रहे। स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पूरी तरह से मुद्दा आया। और मैं फिर से कह रहा हूं, 2011, 2016, 2021 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुकी है ममता बनर्जी। कोई ऐसा चुनाव नहीं जहां बैलेट बॉक्स न लूटे गए हो। पंचायत चुनाव का 18 और 23 की बात आप कर लें। कोई ऐसा चुनाव नहीं जिसमें 1-2 हत्याएं नहीं हो। और देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां चुनाव के बाद असम के धुबरी चले गए लोग, वहां जाकर मिलना पड़ा था। तब राज्यपाल हुआ करते थे जो अभी उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जगदीप धनखड़ जी, वो जाकर वहां असम के धुबरी में मिले। इतने सब के बाद उबना शब्द थोड़ा सा मैं नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि शायद वहां के लोगों का कलेजा कटता होगा। और जो अभी कल ही हमने जो इंडिया टीवी के संवाददाता वहां से उन महिलाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द बोला और मुझे लगता है कि ये इस चुनाव में सबसे बड़ी लाइन होने जा रही है। औरत होकर औरत की इज्जत नहीं समझ पा रही ममता बनर्जी, ये संदेश खाली की महिलाएं बोल रही। इसी बहाने में याद दिला दूं, आज शाम को 5 बजे से इंडिया टीवी पर बंगाल का सर्वे आप देखिएगा जरूर। बंगाल की 42 सीटों का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और सीनेक्स करने जा रहा है। हमने ये सीरीज चलाई है जिसमें आप लगातार देख रहे हैं। शाम 5 बजे पहले हमने यूपी किया 3 रोज पहले, उसके बाद हमने बिहार किया, उसके बाद कल हमने महाराष्ट्र किया और आज हम करेंगे बंगाल। सारे बड़े राज्य एक एक करके आपके सामने रखें। तो शाम 5 बजे का टाइम आप नोट कर लें, इंडिया टीवी पर ओपिनियन पोल देखिएगा आप। बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बंगाल में प्रधानमंत्री के आज जाने का कितना असर दिख रहा है? देखिए, अब आज क्या लाइनें बोलते हैं वो ये देखना होगा। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री वहाँ पे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर ज़रूर बोलेंगे। साथ ही वहाँ पे जो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं उन पर भी प्रधानमंत्री के भाषण में आपको चीज़ें सुनाई देगी। और ख़ास जैसे हम बात कर रहे थे कि एक फेज़ था जब ममता बनर्जी ने वामपंथियों को पश्चिम बंगाल से खदेड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब वो फेज़ है जब बीजेपी उसको दोहराने जा रही है। ये मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये लोकसभा के चुनावों से शुरू होगी और अगले विधानसभा चुनावों तक मुझे लगता है कि टीएमसी की जो हालत होगी पश्चिम बंगाल में वो देखने लायक होगी। 25+ भाजपा, कुछ आपको लग रहा है कुछ माहौल बन रहा है बीजेपी का वहां पर? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर हमेशा सेंसिटिव रही है और ममता बनर्जी को वहां से उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अमित शाह तो बैठकों में कह चुके हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में हमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देना है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना अपना मुख्यमंत्री बनाकर। मुझे लग रहा है बंगाल भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में। और जो संदेश खाली की घटना घटी और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की, शाहजहां शेख को जिस तरह से समर्थन दिया ममता बनर्जी ने, उसे छुपाया। अब भले वो गिरफ्तार हो गया, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो अब वो संदेश खाली पर ममता बनर्जी को एक्सपोज करेंगे और वहां की जनता को संदेश देंगे। मुझे लग रहा है अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को टारगेट लेकर चलेंगे और आने वाले चुनाव में बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी। एक मिनट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक सवाल आया लेकिन उसका छोटे में जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी, कि ममता बनर्जी अभी तक कह रही थी कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। क्या संदेश खाली मुद्दे के बाद अब वो बैकफुट पर आई हैं और क्या अब वो कांग्रेस को साथ लेने के लिए राजी होंगी? नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर तो हैं, जिस तरह से उनको अपने जो कहें कि रणनीति में बदलाव करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को साथ लेना शायद अभी भी उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं होगा। पिछले दिनों जैसे कुछ आई थी, ये संकेत आए थे कि एक बार फिर जो ममता बनर्जी के दरवाजे बंद कांग्रेस हो तो गए थे रोज कहती कांग्रेस है के लिए, वो शायद कांग्रेस से दोबारा बात करने के लिए तैयार हो गई थी।